नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा से रहन सहन में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.49% पर पहुंची। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल खरीफ धान की खरीद में 19.9% वृद्धि। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावे करने के लिए अब हलफनामा देने की जरूरत नहीं। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और घोघा तथा हजीरा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की। देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्गों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सेवा गुजरात में लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी और उन्हें अगली पीढ़ी का परिवहन सुलभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि घोघा और हजीरा के बीच इस सेवा की शुरुआत से दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के लोगों का स्वप्न साकार हुआ है। घोघा और हजीरा के बीच रो पैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है। बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे घोघा और हजीरा के बीच 375 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा, वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में रो पैक्स फेरी सेवा के निर्माण में अनेक कठिनाइयां सामने आईं और इसे बनाने में अत्यधिक परिश्रम भी करना पड़ा। उन्होंने अभियंताओं और कर्मचारियों के साथ साथ इस सेवा से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जीवन आसान बनाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने उन लोगों से भी बातचीत की जिन्हें इस सेवा से लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात अब समृद्धि का तटीय द्वार बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात में समुद्री व्यापार संबंधित बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण पूरी रफ्तार से जारी है। समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार हो, एक ट्रेन मैन पावर हो, इसके लिए गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है। इस सेक्टर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला ये देश का पहला संस्थान है। यूनिवर्सिटी के अलावा लोथल में देश की समुद्री विरासत को संजोने वाला पहला नेशनल म्यूजियम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घोघा और दाहेज के बीच भी फेरी सेवा शुरू करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। बीते वर्षों में देश में ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए गए हैं। चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मछुआरों को आर्थिक मदद हो या फिर मौसम और समुद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टम हो, मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि
ये हमारी प्राथमिकता है। हाल में मछली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत आने वाले वर्षों में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है। हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा शुरू होने से माल ढुलाई में कम लगेगा और प्रतिदिन करीब 9,000 लीटर ईंधन की बचत होगी। इस सेवा से कार्बन उत्सर्जन में प्रतिदिन करीब 240 लाख टन की कमी आएगी। इससे सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। फेरी सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और कच्छ में बंदरगाह क्षेत्र, फर्नीचर उद्योग और उर्वरक उद्योग को मजबूती मिलेगी। गुजरात में विशेष तौर पर पोरबंदर, सोमनाथ, द्वारका और पालिताना में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस फेरी सेवा से संपर्क सुविधा बेहतर होगी और गिर के मशहूर एशियाई सिंह वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इन परियोजनाओं में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का उन्नयन, सीवेज से संबंधित कार्य, गो संरक्षण और संवर्धन से संबंधित बुनियादी सुविधाएं और बहुउद्देशीय बीज भंडार केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट, काशी के कुछ क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएं और बेनिया बाग के पुनर्विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देशीय सभागार के उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने, आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है। 4 साल पहले 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन में भ्रष्टाचार और काले धन के जाल को तोड़ने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा से लड़ाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ लोगों की संख्या 78,68,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में कुल संक्रमित लोगों में से केवल लगभग 6% ही चिकित्सा निगरानी में हैं। इस समय करीब 5,12,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 45,674 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से निपटने की समग्र रणनीति, लगातार जांच, संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। फिलहाल भारत में मृत्यु दर 1.48% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 559 कोविड रोगियों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना से अब तक 1,26,121 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 11,94,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। अब तक 11 करोड़ 77 लाख लोगों की जांच हो चुकी है।
मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 245 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या 20,376 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 3 और लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 197 हो गई है। इस बीच राज्य में 358 लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मणिपुर में कोरोना से ठीक होने की दर सुधरकर 83.78% हो गई है। राज्य में अब तक 17,072 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,107 चिकित्सा निगरानी में हैं। नागालैंड में आज 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 101 मरीज ठीक हो गए। एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 9,474 है, जिनमें से 985 का इलाज चल रहा है, जबकि 8,350 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक संक्रमण से 40 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मेघालय में आज कोरोना के 155 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 116 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने बताया कि कोविड संक्रमण के कुल 10,202 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,034 सक्रिय मामले हैं, जबकि 9,075 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं और 93 लोगों की मौत हुई है। केरल में आज कोरोना के पॉजिटिव मामलों की तुलना में इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही। जहां इस संक्रमण के 5,440 नए मामले सामने आए, वहीं 6,853 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 81,823 रह गए हैं। इस बीच कोविड से हाल ही में 24 लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 1,692 हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार धार्मिक स्थलों को दोबारा खोलने के बारे में सतर्कतापूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़भाड़ से बचने के लिए दीपावली बाद ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। एक रिपोर्ट। आज राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेस मास्क पहनने के महत्व पर दोबारा जोर देते हुए कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठाकरे ने लोगों से आत्म अनुशासन दिखाने और पटाखों के बिना दिवाली मनाने की भी अपील की। राज्य में मामलों की घटती संख्या के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को श्रेय देते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान में साप्ताहिक सकारात्मकता दर 10% से कम है, जो जून में 22.05% थी, जबकि मार्च में मृत्यु दर 12.91% थी, जो अब घटकर 2.63% हो गई है। स्वीटी जैन के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड संक्रमण को लेकर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कोविड संक्रमण और अनलॉक के बाद की स्थितियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में जागरूक किए जाने का भी निर्देश दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया है कि विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अन्य माध्यमों के द्वारा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि इस समय कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किए गए सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क या फेस कवर का प्रयोग करें और हर कीमत पर सामाजिक दूरी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने मेरठ जनपद में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे जनपदों में जहां प्रतिदिन 50 से 100 कोविड-19 के मामले मिल रहे हैं, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखा इकाइयों को आबादी क्षेत्रों से दूर रखने के भी निर्देश दिए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा से रहन सहन में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.49% पर पहुंची। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ धान की खरीद में 19.9% वृद्धि। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावे करने के लिए अब हलफनामा देने की जरूरत नहीं। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीफ फसल की लगातार खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कल तक 248,99,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले 19.92% अधिक धान की खरीद की गई। कुल खरीद में पंजाब का योगदान 175,24,000 मीट्रिक टन है। यह हिस्सेदारी 70.37% है। तकरीबन 21,09,000 किसानों को 47,010 करोड़ 10 लाख रुपयों का भुगतान किया गया। मंत्रालय के अनुसार राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूल्य सहयोग योजना के तहत 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की भी खरीद की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिए दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये छूट दी गई है। ये पाया गया था कि हलफनामा के जरिए दावा जमा करने की शर्तों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत जो व्यक्ति अपना दावा ऑनलाइन जमा कराएगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करेगा, उसे प्रत्यक्ष दावा जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि यदि ऑनलाइन दावा करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जा सके हों, तो इनके प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर कर जमा कराया जा सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस साल अगस्त में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में आज नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। इस कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि माचिल सेक्टर में आतंकवादियों ने रात को भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया। इस दौरान सेना के एक अधिकारी समेत 3 जवान तथा सीमा सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हो गया। 2 सैनिक घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उपराज्यपाल ने बलिदानी जवानों को नमन किया है और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए जवानों के असाधारण साहस और पराक्रम की सराहना की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि राष्ट्र शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। श्री सिन्हा ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेषकर युवाओं के साथ जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। भविष्य में भी ये प्रयास जारी रखा जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे मादक पदार्थों से दूर रहें और अच्छी आदतें अपनाएं। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत तथा बीडीसी और डीडीसी चुनाव लोगों के सहयोग से सुरक्षित माहौल में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर तरह की चुनौतियों का सामना किया है और आने वाले समय में भी वो अन्य सुरक्षा बलों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में सफल रहेगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की वर्तमान स्थिति पहले से काफी बेहतर है, इसे और भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही गोलीबारी इस बात की गवाह है कि वो जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी करना चाहता है। श्री दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में
सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मुठभेड़ तेलंगाना के सीमावर्ती पामेड इलाके में हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से माओवादी का शव और 4 हथियार मिले। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में विधानसभा सीटों के उपचुनाव के वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना भी इसी दिन होगी। बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए गए। पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को, जबकि दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान कराया गया। तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट तथा मणिपुर की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान भी इसी दिन हुआ। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाला मुर्गन ने आकाशवाणी को बताया कि इन सभी सीटों के चुनाव की मतगणना का काम सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से 10 नवंबर को होगा। काउंटिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है। 3 टियर व्यवस्था की हुई है अभी स्ट्रांग रूम्स का प्रोटेक्शन के लिए। काउंटिंग के दिन भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, क्योंकि काउंटिंग के दिन में कैंडिडेट्स उनका कैंडिडेट्स का एजेंट आते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो लोग अंदर आके देते हैं, इसलिए पूरा व्यवस्था किया हुआ है। 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, जो क्योंकि इस बार थोड़ा राउंड्स ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बड़ा है। जो 14 टेबल का व्यवस्था की गई है एक विधानसभा के लिए, तो कुछ समय लग सकता है क्योंकि राउंड्स ज्यादा होगा। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को हुआ। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं। एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के संबंध में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सरदा को आज सुबह अलीबाग के कोविड क्वारंटीन केंद्र से महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले की तालोजा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। जेल अधीक्षक एटी पाटिल ने बताया कि सुरक्षा और अति विशिष्ट मामला होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों से इन्हें तालोजा जेल भेजने का अनुरोध किया गया था। बाद में महानिरीक्षक जेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक ट्वीट में कहा कि वे तालोजा जेल के प्रभारी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सरदा को 4 नवंबर को अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन तीनों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय कल इन तीनों की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 93वें जन्मदिवस पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने आडवाणी जी के बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन तथा दीर्घायु की कामना की। श्री नायडू इन दिनों हैदराबाद की सरकारी यात्रा पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों और सभी मोर्चा अध्यक्षों की आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। श्री बाइडेन ने 279 निर्वाचक मत हासिल किए। पेंसिल्वेनिया में राज्य में अजय बढ़त ने श्री बाइडेन की जीत सुनिश्चित की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 538 सीटों में से 270 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। 78 वर्षीय बाइडेन को लगभग 7.5 करोड़ लोगों के वोट मिले, जो अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को मिला सर्वाधिक मत है। श्री ट्रंप को 213 सीटें मिली हैं और उन्हें भी
7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का समर्थन मिला है। जो बाइडेन की जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है। वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। अमेरिकी संसद के लिए नवनिर्वाचित प्रतिनिधि 14 दिसंबर को आधिकारिक रूप से नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। नए राष्ट्रपति अगले वर्ष 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रमुख राज्यों में मतपत्रों की जटिल गिनती प्रक्रिया को चुनौती दी है। श्री ट्रंप के प्रचार दल ने गंभीर आरोप लगाते हुए पेंसिल्वेनिया, नेवाडा और एरिजोना सहित कई राज्यों में मुकदमे दायर किए हैं। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया है। श्री बाइडेन ने कहा है कि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। We're going to win this race with a clear majority with the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And we're going to be the first Democrat to win in Arizona in 24 years. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि अमेरिका ने आशा, मर्यादा, विज्ञान और सच्चाई को चुना है। For making this victory possible, to the poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted, our nation owes you a debt of gratitude. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जोसेफ बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ काम करते हुए दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे और दोनों ही देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए विश्व को और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने के प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत प्रदान करने के लिए श्री बाइडेन का महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें श्री बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला चल रहा है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 10वें ओवर में 1 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। आज के मैच की विजेता टीम मंगलवार को दुबई में मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान न्यूनतम 13 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान 1 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में सुबह कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा से रहन सहन में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.49% पर पहुंची। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल खरीफ धान की खरीद में 19.9% की वृद्धि।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावे करने के लिए अब हलफनामा देने की जरूरत नहीं और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।